हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में कूलम्स लॉ देखा, जो कि कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म थी। और स्केलर फॉर्म में कूलम्स लॉ कितना आया, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये वैल्यू हमारे पास आई थी कूलम्स लॉ की स्केलर फॉर्म, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, आज हम इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं दो चार्जेस Q1 Q2 और दोनों ही पॉजिटिव लिए हैं। और ओरिजिन से Q1 जो है वो उसका डिस्टेंस या हमने डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, वो कितना लिया, उसका पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं इसको, दैट इज़ R1। और Q2 कितना दूर है ओरिजिन O से, वो R2 पोजीशन पे है। ठीक है, इतना दूर है। और Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे अभी। और वो डिस्प्लेसमेंट अगर हम Q1 से Q2 तक Q2 की तरफ जा रहे हैं तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को पढ़ेंगे R12। अगर हम Q2 से Q1 की तरफ डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम वेक्टर R21। अभी हम लिख लेते हैं इनको, क्या क्या है ये वेक्टर R12। मतलब हम वेक्टर R12 कब लिखेंगे, जब हम Q1 चार्ज से Q2 की तरफ जा रहे हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है हमारी, R12 है ना, 2 की तरफ जा रहे हैं, तो जो पोजीशन वेक्टर था वो फाइनल क्या था, R2। तो ये कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। ये आपने ध्यान रखना है एक चीज़। और जो R21 है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको क्या लिखेंगे कि हम 2 से 1 की तरफ है ना, 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, R1, और इनिशियल क्या है, R2। तो ये दो चीज़ें हैं, ये हमने ध्यान रखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो R1 वेक्टर R12 है वो वेक्टर R21 के बराबर है। और इनका जो मैग्नीट्यूड अगर हम ले लेते हैं तो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, सिंपल हम उसको R भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी हमने ध्यान रखना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हमने पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिख लिया। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो R12 है और R21 है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, बराबर है वो मैग्नीट्यूड में। और वो सिंपल हम R के बराबर ले सकते हैं, जैसा हमने स्केलर फॉर्म में R लिखा था, वो सिंपल डिस्टेंस R1 भी बोला जा सकता है उसको। ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। मतलब R1 यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड। और ये R12 का जो मॉड लगा देते हैं, मतलब वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड और ये वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड। ये चीज़ हमने यहाँ ध्यान रख लेनी है। किस तरह से R1 और R2 को डिफाइन करना है वो हमें पता होना चाहिए। तो अब हम ये भी एक बात और पता होनी चाहिए, जब भी हम वेक्टर फॉर्म में किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा ही यूनिट वेक्टर का यूज़ किया जाता है। तो उसको भी हम अभी ध्यान में रखेंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो देखो अब हम क्या लिखेंगे कि चलो पहले निकाल लेते हैं, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। तो हम पहले क्या करेंगे, चार्ज Q1 पे Q2 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो Q2 है वो Q1 पे फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी ना ये। मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, फोर्स लगने वाली है फर्स्ट पे ड्यू टू सेकंड, तो उसको F12 लिखेंगे और वेक्टर लगाएंगे। सिमिलरली जो Q2 है उस पर Q1 फोर्स लगाएगा और उस फोर्स को बोलेंगे कि सेकंड चार्ज पे फोर्स लगने वाली है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो F21 है ना। तो जब फोर्स हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट चार्ज पे ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो उसको लिखेंगे F12। और अगर हमने फोर्स निकालनी है सेकंड चार्ज पे ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो उसको लिखेंगे F21। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लिखा फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो मतलब हम F12 फाइंड आउट करेंगे, F12 फोर्स। अब यहाँ पे लगाएंगे वेक्टर, है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में क्योंकि हमने इसको लिखना है, तो हमें पता है फोर्स कितनी होती है, 1/4πε0, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट अपॉन क्या होता था, R²। इसे डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते थे ना। और मैंने अभी आपको बात कही कि हमें जब वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए हमें डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ती है। और डायरेक्शन कहाँ से देते हैं, यूनिट वेक्टर लगाकर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर
को आपने ध्यान रखना है। तो क्योंकि हम किस पे कर रहे हैं चार्ज, फर्स्ट पे सेकंड चार्ज की वजह से फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम कैसे मूव कर रहे हैं, R21 वाला, ये इस तरह से वेक्टर R21 2 से 1 की तरफ जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर, अब ये वेक्टर है तो इसको यूनिट वेक्टर लिखना है, लेकिन क्या लिखना है, R21 और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमेशा, जैसे ए वेक्टर है ना, इसको यूनिट लिखना हो, यूनिट वेक्टर लिखना हो तो हम कैप लगा देते हैं ऊपर, ए कैप, ये बन गया हमारे पास यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ना लगाकर सिंपल वेक्टर ये भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यूनिट वेक्टर लिखा। और R21 क्यों लिखा, क्योंकि हम कहाँ से कहाँ को पढ़ रहे हैं, अब जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ से कहाँ पढ़ रहे हैं, सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे फोर्स किस पे लग रही है, फर्स्ट पे ड्यू टू सेकंड, तो सेकंड से फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पे R21 क्यों लिखा। अब सिंपल है, देखो F12 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड ही है। और मैंने बताया था ना आपको कि यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर इटसेल्फ, वेक्टर कौन सा, R21 वेक्टर, एंड डिवाइडेड बाय इट्स, किससे डिवाइड कर देते हैं इसको, इसके मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेक्टर R21 इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मान लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो, तो जब वेक्टर और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लगाया जाता है, इस तरह से मॉड लगाया जाता है ना, तो हम उसको सिंपल इक्वेशन 1 में देखो उसको क्या यूज़ कर सकते हैं, हम सिंपल R, डिस्टेंस R भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो F12 कितना आ गया हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और वेक्टर कौन सा, R21 डिवाइड बाय इस जगह सिंपल R, तो सिंपल R लिखा तो R के साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और साथ में क्या हो जाएगा R21। और अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 डैश बोल दो इसको, इक्वेशन 1 डैश ये दोनों इक्वेशंस, यहाँ पे देखो कि अगर R21 हो तो उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, है ना। और अगर हमारे पास R12 होता है वेक्टर, तो हम उसको लिखते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। मैंने आपको बता ही दिया कि हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरह से पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखते हैं, और हमने ये अपनी जूनियर क्लासेस में सीखा होता है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं F12 को किस तरह से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R क्यूब, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, यहाँ से देखो 1 डैश R21 को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ गई, इसकी वेक्टर फॉर्म, ये हमारे पास कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म आ गई। एक फोर्स की बात की, सिमिलरली हम जो है वो F21 सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना है कि दोनों ही फोर्सेस F12 ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर हैं, बट एक दूसरे के अपोजिट लग रही हैं। तो F12 इज इक्वल टू F21, और अगर वेक्टर फॉर्म है तो विद नेगेटिव साइन। ये अब आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं जैसे अभी हमने पीछे किया, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं F21। देख लो आप, F21 कहाँ को लग रही है, इस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है F21, और F12 इधर को लग रही है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, होंगी ये बराबर। तो अब हम लिखते हैं हमारी सेकंड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स और उसकी वेक्टर फॉर्म। तो F12 जितना होगा उतनी ही फोर्स होगी, बट साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ F12, है ना, एक ही बात है। तो F12 कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और यहाँ पे R1 माइनस R2। अगर ये माइनस साइन हम अंदर ले जाएं, इस तरह से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या बचा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और इसको क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। तो ये हो गया F21। तो इस तरह से हमने देख लिया कि फर्स्ट चार्ज
पे कितनी फोर्स लगने वाली है और सेकंड चार्ज पे कितनी फोर्स लगने वाली है। बस डिफरेंस कहाँ आएगा, जो इनका हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने वाले हैं, इनके पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस में। यहाँ पे F12 होगा तो R1 माइनस R2 और F21 होगा तो R2 माइनस R1 वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये हो गई वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ की। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। बाकी हम अपने नेक्स्ट वाली क्लासेस में अगले टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।